बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसा कि मैं मेरे पास जो इस टाइम करंटली व्हीकल इन यूज़ है वो मेहरान है। तो इसके जो डिफरेंट जो इसके ऊपर फॉल्ट्स वगैरह आते हैं, उसको हम उसकी फाइंडिंग और रेक्टिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो अभी इस टाइम पे अभी एक प्रॉब्लम आया है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर गाड़ी के अंदर आता है, हर मेहरान के अंदर ये आता है। अगर ड्यू मेंटेनेंस टाइमली ना करवाई जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज़ होता है। ये था कि एक तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी गाड़ी की, और इसके अंदर जो है ना मुझे कुछ स्मेल्स आनी शुरू हो गई थी, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की होती हैं, यानी कि गले और आंखों के अंदर, सांस के अंदर वो चुभने वाली स्मेल होती है एक स्पेशल किस्म की। तो उसका मतलब ये होता है, उस स्मेल आने का मकसद ये है कि आपका फ्यूल जो है वो अनबर्न्ड है। फ्यूल तो आ रहा है लेकिन वो मुकम्मल तौर पे बर्न नहीं हो पा रहा। तो बर्न ना होने के लिए सबसे बड़ी जो रीज़न है वो इसमें स्पार्क का वीक होना होती है। अगर वीक स्पार्क है किसी वजह से, उसके अंदर क्या कुछ शामिल होता है वो भी हम बोनट खोलते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं क्या कुछ इसमें शामिल है। और इसके अंदर इसके स्पार्क प्लग्स भी शामिल हैं। इसके बाद फिर इसकी जो हाई टेंशन लीड्स है वो शामिल हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कैप शामिल है, इग्निशन कॉइल शामिल है, और जो सबसे मेन चीज़ है सीबी पॉइंट है। और सीबी पॉइंट के साथ कंटेक्ट ब्रेकर पॉइंट होता है, सीबी पॉइंट, और उसके साथ साथ एक कंडेंसर होता है, इसमें एक कैपेसिटर मौजूद होता है जो कि क्विकली सर्किट को कट ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको जो एक्सट्रीम डिटेल के अंदर तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है और एक्चुअली हो क्या रहा है गाड़ी के साथ, क्योंकि इस टाइम पे करंट ऑन ग्राउंड जो है केस स्टडी वो हम कर रहे हैं। इस टाइम गाड़ी को बड़ा सीवियर किस्म का इस टाइम इसको प्रॉब्लम आया हुआ है, और ये कल रात में इसकी वजह से एक जगह पे गाड़ी बंद भी हो गई। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे पता चली जो कि शेयर करनी बड़ी ज़रूरी हैं, और उसको फिर रेक्टिफाई कैसे किया उस प्रॉब्लम को, वो भी आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसकी जो मेजर सिम्टम है जो ड्राइव के दौरान में आती है वो ये होती है कि ये मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर, गाड़ी की डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर गाड़ी जर्क लेती है। ठीक है, आपको जर्किंग फील होगी, बिल्कुल जैसे अंदर से मिस फायर हो रहा है। अपेरेंटली महसूस हो रहा था कि जैसे ये फ्यूल की तरफ से है, कि फ्यूल कट ऑफ्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से है, लेकिन ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ था, कि स्पार्क उतना पावरफुल नहीं मिल पा रहा था, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज हो रही थी। तो असल में जो सीबी पॉइंट होता है ये एक्चुअली यूज़ हो के इसकी जो सरफेस होती है उस पर पिटिंग हो जाती है, यानी कि खड्डे पड़ जाते हैं और वो रफ़ हो जाती है। जो रफ़ सरफेस है, उस रफ़ सरफेस होने की वजह से वो टाइमली कनेक्शन कट ऑफ नहीं होता प्राइमरी सर्किट जो इसका है इग्निशन कॉइल का, जिसकी वजह से स्पार्क की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। और अगर सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेरी रेमेडी जो कल रात हमने की थी वो तो ये थी कि उसकी सिर्फ सरफेस को लाइटली हमने एक फाइन सैंड पेपर के साथ ग्राइंड करके, और उसके बाद जो उसी सैंड पेपर का जो उल्टा हिस्सा होता है, जिसकी साइड पे गत्ता लगा होता है या कपड़ा लगा होता है, तो उस साइड को जो है ना सीबी पॉइंट के अंदर हमने रख के तो टू एंड फ्रो उसको मूवमेंट की थी, आगे पीछे उसको मूवमेंट किया था। तो उससे क्या हुआ था कि वो फाइन हो गई, सरफेस फाइन हो गई, और गाड़ी की इग्निशन जो है वो स्मूथ हो गई, निस्बतन स्मूथ हो गई। अभी भी इसमें जर्किंग शामिल है, सारा कुछ है। तो क्योंकि उसका पिटिंग की वजह से सरफेस एरिया भी पूरा नहीं रहता, जिसकी वजह से करंट भी पूरा नहीं जा पाता इग्निशन प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो मुकम्मल तौर पे चार्ज नहीं हो पाती, प्रॉपरली कट ऑफ नहीं होता टाइमली करंट, इस पिटिंग की वजह से और रफनेस की वजह से। तो जितना तेज़ी के साथ अच्छा स्पार्क हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितना तेज़ी के साथ आपका प्राइमरी इग्निशन कॉइल का सर्किट कट ऑफ होगा उतना ही अच्छा स्पार्क डिलीवर होगा। अदरवाइज़ वो स्पार्क, और अच्छा स्पार्क का जो कलर है वो ब्लू कलर होता है और थिक स्पार्क होता है, और तकरीबन 5 to 6 mm के डिस्टेंस से जो है ना वो जंप कर जाता है किसी भी यानी कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर बाहर आम एनवायरनमेंट में निकाल के किसी भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अगर आप लगाएं तो 5 से 6 mm या इससे ज़्यादा भी वो जंप कर जाता है। तो लेकिन अगर यही स्पार्क जो है ऑरेंज रंग का हो जाए तो दिस मीन्स कि इसके अंदर स्ट्रेंथ के अंदर कमी आ चुकी है इसकी। तो ये ऐसा जब भी होगा तो उसको आप आइडेंटिफाई कर लें कि स्पार्क के अंदर वीकनेस है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है ना इसकी मुझे अपेयर हो रहा है कि इसकी इग्निशन हमें वायर्स भी करनी पड़ेंगी, चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन ये है कि बहरहाल अभी करंटली जो प्रॉब्लम है वो सीबी पॉइंट का है। तो अभी गाड़ी के बोनट के नीचे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका नाम मैंने लिए हैं, उनको रीडिस्क्राइब मैं करता हूँ।
अभी जो यहाँ पे ये है, ये एक्चुअली कल रात की एक्सरसाइज है। जो ये पीछे आया हुआ है, इस बूट को पीछे नहीं आना चाहिए। ये इग्निशन कॉइल है, हाई टेंशन लीड है, और ये डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटर है। ये तीनों इनको डिस्ट्रीब्यूशन जा रही है स्पार्क प्लग्स को। ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप है, और ये इसके नीचे दिस इज़ सीबी पॉइंट। ये सीबी पॉइंट है, और ये जो सीबी पॉइंट है इसकी जो सरफेस है वो एक्चुअली यहाँ से, ये देखें जो मेटिंग पॉइंट है ये इस पे फिटिंग हो जाती है। वो देखें फिटिंग हुई हुई है सामने। ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं इस पे फिटिंग हुई हुई है। इसकी वजह से अभी इसको सबसे पहले हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसके जो नीचे स्क्रूज हैं एडजस्टमेंट वाले, उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है ज़ोर लगा लगा के मैकेनिकों ने। और इसको ये है कि इसको अब खोलना, मैंने कल ट्राई करता रहा हूँ, ये खुला भी नहीं है, तो अब इसको किसी स्पेशल वे में ही खोलना पड़ेगा। तो फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये हमारी जर्किंग से जान छुटेगी। निचली साइड पे कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर में निचली साइड पे कंडेंसर है, तो यहाँ से नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आई थिंक हमें इसको खोलना ही पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटर को बिला वजह खोल नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ क्योंकि इसके आगे हेलिकल गियर्स होते हैं और ये गले पड़ जाता है, तो इसको खोलें नहीं। अब बहुत ज़रूरत हो, अगर कंडेंसर चेंज करना है को मीन्स नहीं है तो तभी इसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं। सो दिस वाज द फॉल्ट। ये अगर इस तरीके से मुख्तलिफ स्पीड्स के ऊपर अगर जर्किंग हो रही है तो फ्यूल, और इस तरह की स्मेल्स भी आ रही हैं साथ में आपको, तो फ्यूल भी एक रीज़न है। कार्बोरेटर भी बहरहाल इसका सर्विस होने वाला है, लेकिन यह है कि ये ज़्यादा रीज़न इसकी इस तरफ से थी, सीबी पॉइंट की तरफ से। इसके जो मेटिंग पॉइंट्स थे जो भी दिखाए थे आपको, इनको हमने क्लीन किया था सैंड पेपर से, और उसके बाद फिर उसको फाइन कर दिया, तो जिसके बाद इसकी स्टार्टिंग नॉर्मल होगी। और इसके स्पार्क का कलर भी ऑरेंज से ब्लू हो गया। जो रात का टाइम था, 11-12 बजे का टाइम था, तो लिहाजा मैं उसको नहीं कर सका, शूट नहीं कर सका उस टाइम को। और जिस टाइम आप फंसे होते हैं ट्रबल के अंदर, उस टाइम आप शूट कर भी नहीं सकते। ये सैंड पेपर पड़ा है, ये 150 नंबर है। हालांकि ये बड़ा कोर्स किस्म का है, इससे फ़ाइन अगर मिल जाए 400 या 800 नंबर का मिल जाए तो अच्छा होता है। इनिशियली तो आपको इससे ही शायद करना पड़े, लेकिन बाद में उसकी जो रिवर्स साइड है वो उसको प्लेन कर देती है सरफेस की। यह है कि अभी हम बिलालगंज जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पेज मैंने यहाँ से मिंटगुमरी रोड पे अभी तो मैं आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर सीबी पॉइंट जो था, उसके जो स्क्रूज़ हैं जिनका बेड़ा गर्क हुआ है, उनको अभी हमें ढूंढना पड़ेगा बिलालगंज से, और वहीं पे फिर उसको हम रिप्लेस भी करते हैं, ताकि फ्यूल कंजम्पशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्यूल खा रही थी गाड़ी, तो ये ठीक हो जाएगी। ये अभी मैंने इसका जो है ना पेज खोल लिया हुआ था। डिस्ट्रीब्यूटर कैप है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप यहाँ से खोला है साइड से लॉक से, और इसका ये हमने लीवर उतार लिया है। और ये इसका पेज मैं एज ए सैम्पल लेके गया था। ये लीवर लॉक वाले हैं हॉल रोड पे, मैं इनका कार्ड भी आपके साथ शेयर कर दूँगा क्या है। तो इनसे मुझे ये पेज मिल गए इक्वल साइज़ के। तो अब ये है कि तकरीबन 140-45 रुपए के एक दर्जन मिल गए। तो अभी हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। जबकि जो दूसरा ख़राब शक्ल वाला पेच है, इसको ज़रा मैं किसी बड़ा स्क्रू ड्राइवर यहाँ से ब्रांच रोड से ही लेते हैं, परचेज़ ही कर लेते हैं, और फिर उससे खोल के देखते हैं। अगर खुल जाता है तो जान छूटी जाए हमारी यहीं पे।
और ये न्यू पेज जो है अभी हमने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे। ये जो पुराना पेज था और बड़ा एग्जैक्टली सुपर फिट आया है। तो लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये तार जैसे कि अभी नीचे वाले रूटर के साथ जुड़ रही है, इसको ऐसे जुड़ने नहीं देना है। इसको हल्का सा रिलीज़ करके तो ऐसे कर दें, टच नहीं करना चाहिए किसी बॉडी पार्ट से इसको, वायर को, ये चीज़, दैट्स ऑल। इस तरीके से गैप मौजूद है। अभी यह है कि मैं बड़ा पेचकस ढूंढता हूँ, यहाँ से कहीं से मिल जाता है तो इसको भी खोल लेते हैं। ये मैंने एक अदद स्क्रू ड्राइवर बड़े फेस वाला लिया और इसको इस रुख पे रख के तो फुल टाइम डाउनवर्ड नीचे को ज़ोर लगाया और उसके बाद खोला है तो ये भी खुल गया। शुक्र है जी, खुल गया। यानी कि वाइड फेस वाला हमें स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा जब इस तरीके से ये स्लिप वगैरह हो जाते हैं। ये कंडेंसर है, कैपेसिटर है, न्यू कैपेसिटर है, 0.25 UF का है। ये 0.25 म्यू फेराड। अच्छा, और ये CB पॉइंट है और इसके अंदर CB पॉइंट में कौन सा CB पॉइंट लेना है दो किस्म के मिलते हैं। एक होते हैं कि जिनकी ये मैं भी खोल के बताता हूँ, ये वाला जिसकी जो है ना फैब्रिक का, जिसके ऊपर स्लीव चढ़ी होती है, जिसकी वायर के ऊपर एक मिलती है जिसपे प्लास्टिक की स्लीव होती है, वो नॉन जेन्युइन होते हैं। और जो जेन्युइन CB पॉइंट है वो ये होगा जिसके ऊपर फैब्रिक की ये स्लीव चढ़ी होती है इस वायर पे, जो ग्राउंड वायर होती है, अर्थिंग पॉजिटिव की जो वायर होती है, सॉरी पॉजिटिव की होती नहीं है, ग्राउंड वायर होती है सॉरी। और ये वाला कैप इसके ऊपर लाजमी तौर पे रखना है, अदरवाइज़ ये जो रूटर है जिस टाइम घूमेगा तो इसके ऊपर लगी हुई ग्रीस इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएगी। जब वो इसके ऊपर आ जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी गुजरना मुश्किल हो जाएगी, स्पार्क वीक होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए इन्होंने एक ग्रीस भी दी हुई है फिर इलेक्ट्रो के लिए, इसके लिए रूटर के लिए। अभी जो पेज अभी हमने लगाया था उसको भी खोल लेते हैं। मुझे मशकूक लग रहा था, मैंने कहा किसी माहिर उस्ताद जी को दिखाते हैं, वो शायद कुछ है नहीं, थोड़े से खोलेगा इसको, लेकिन यह कि खुल ही गया है, जान छूट गई। अभी हमें एक 8 की चाबी चाहिए जिसको हम कॉम्बिनेशन स्पैनर कहते हैं। यहाँ से इसको पहले उतारना है, कैप को तो ये हो जाए, इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, इसको स्लाइटली लूज़ करना है, पूरा नहीं पेज को खोलना होता। थोड़ा सा और लूज़ करना पड़ेगा। और लूज़ कर लेते हैं, चलो बस इनफ है। ये हमारा ये बाहर निकल आया। दिस इज़ a CB पॉइंट। CB पॉइंट का करीबी मुआयना करके देखते हैं, ये बाद में दिखाऊंगा। इस पेज को पूरे तौर पे निकाल दें और ताकि इसकी बजाय हम दूसरा पेज इंस्टॉल करें, स्क्रू। ये जो है अभी इधर जितनी भी ग्रीसेस वगैरह लगी हुई हैं गंद वाला, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे। सफाई निस्फ़े ईमान है, आधी बीमारी होती है सफाई की वजह से, सफाई ना होने की वजह से। तो अभी हम इस पर इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले एक साइड और अब दूसरी साइड पे स्क्रू लगाएंगे दूसरा। अभी दोनों स्क्रूज लगाने के बाद इस वायर को इधर लगा दें और दूसरी
तरफ से ये मैंने कंडेंसर चेंज करना है, लेकिन ज़रा मैं बाद में करूँगा, अभी नहीं करूँगा। तो मैं ऑन द रोड खड़ा हुआ हूँ और इसको जो है अभी हमने ये वायर यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है और इसकी वायर भी मैं इसके साथ इंस्टॉल करूँगा। कंडेंसर की भी एक वायर, दूसरी तरफ से बॉडी ग्राउंड होता है और इसको क्लोज़ करते हैं। इसके बाद फिर हम CB पॉइंट की एडजस्टमेंट करेंगे, वो कैसे करनी है वो भी बताता हूँ। ये अभी हमने टाइट कर दिया है इसको। यहाँ से दोनों स्क्रूज हमने लाइटली टाइट करने हैं, बिल्कुल लाइट सी टाइटनिंग देनी है बस। और इसके बाद इस कवर को हमने ऊपर से उतार देना है। अब सबसे पहले हमने जो इसका जो केम लोब है, इसके ऊपर 3 सिलेंडर इंजन है तो इसके ऊपर 3 लोब्स होंगे इस रूटर के ऊपर। तो इस लोब को बिल्कुल इस हील के ऊपर लेके आना है, इसको हील कहते हैं, हील के सामने लाना है। तो उसको लाने का तरीका क्या है, या तो इंजन को पुली को घुमा लें या फिर उसको चौथे गियर में डाल के गाड़ी को थोड़ा सा मैं पीछे हिलाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी हैंड ब्रेक डाउन करके। ये देखें ये रोटर ये देखें, ये अभी जो रोटर की जो मैक्सिमम पीक है, इस पीक के बिल्कुल ऊपर इसकी हील मौजूद है। और इस टाइम पे जो इसका जो CB पॉइंट का गैप है ये तकरीबन 0.45 mm होना चाहिए। इस टाइम पे स्लाइटली ये ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए ये साइडों के ऊपर 2 पिनें दी हुई हैं। इन पिनों और इस कट के दरमियान में हम पेचकस डाल के तो इसको ऊपर और नीचे करते हैं। इस तरीके से ये देखें यहाँ से। अब ये मैं फ़िलहाल अंदाज़न कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास कोई गेज मौजूद नहीं है। 0.45 mm कितना होता है, तकरीबन इतना होता है, इतना होता है। अब इस स्क्रू को आहिस्ता से टाइट कर दें। जिस साइड से एडजस्टमेंट की है पहले इस वाले स्क्रू को टाइट करना है, अदरवाइज़ ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। और ये भी स्लाइटली आहिस्ते आहिस्ते करते जाएं। ये लें टाइट हो गया है, वायर कहीं पे भी नहीं टच हो रही, ओके हो गया, ऑल ओके। तो अभी हम ये ग्रीस लेंगे, इस ग्रीस को इस रूटर के ऊपर लगा देंगे क्योंकि ये हील अदरवाइज़ घिस जाएगी और इसके घिसने की वजह से पॉइंट का गैप कम हो जाएगा। जब गैप कम होगा तो स्पार्क का डबल टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ये स्क्रू ड्राइवर की फ्लैट साइड पकड़े हैं, यहाँ से इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ऐसे। ठीक है जी, ये करने के बाद हमने इसके ऊपर ये कैप दोबारा लाजमी तौर पे चढ़ा देना है, अदरवाइज़ ये जो ग्रीस हमने की है जब रोटर तेज़ी के साथ घूमेगा इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे लग जाएगी, जिसकी वजह से स्पार्क होना बंद हो जाएगा, वीक हो जाएगा स्पार्क। सॉरी, वीक स्पार्क होने का मतलब है फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं होगा, फ्यूल वेस्ट होगा, फ्यूल की एवरेज जो है आपकी माइलेज ड्रॉप हो जाएगी गाड़ी की। अभी फर्दर इसके ऊपर ये रूटर लगाते हैं हम। ये रूटर लग गया, रूटर के ऊपर
कैप लगाएंगे। ये याद रखें, इसके ऊपर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। ये नंबर 1 सिलेंडर के लिए जा रही है वायर, और ये नंबर 2 के लिए जा रही है। हालांकि इस कैप के ऊपर लिखा नहीं होता, पेचकस के ज़रिए ख़ुद से स्क्राइब करें। नंबर 1 सिलेंडर किधर से शुरू होता है जी? यहाँ से पुली होती है गाड़ी इंजन की, उस तरफ से जो पहला सिलेंडर है वो नंबर 1 सिलेंडर है। और ये कॉल लगी। ये इसकी वायर लग गई ग्राउंड पॉइंट, और अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी। अभी हमने क्योंकि गियर चौथा लगाया हुआ था, इसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज करें और हैंड ब्रेक अप कर दें, क्लच को प्रेस करें और इसको स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गाड़ी हमारी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। इसका कंडेंसर मैं बाद में ज़रा चेंज करूँगा इसको घर पहुँच के। अच्छा, ये है लीवर लॉक हार्डवेयर, और लीवर ट्रेडर्स हैं बिलाल, मकबूल। और यहाँ से जो है ना हर किस्म के स्क्रूज जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे अभी जेहन के अंदर आया था, मैं सोच रहा था कि ये स्क्रू अब मिलेंगे कहाँ से। तो ये शॉप मुझे ब्रांच रोड लाहौर के ऊपर मिली है, और यहाँ पे ज़बरदस्त है। इनके पास एग्जैक्टली सेम स्क्रूज इनके पास मौजूद थे, और हर किस्म की वारंटी। इनका काम ही सिर्फ स्क्रूज का है, लॉक्स का है। तो मैंने कहा था ये शेयर कर दूँ आपके साथ। अभी गाड़ी सीबी पॉइंट चेंज किया है, सिर्फ कंडेंसर चेंज नहीं किया, और गाड़ी बड़ी बेहतरीन चल रही है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का। बहरहाल आई थिंक कंडेंसर का शायद इतना इशू नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी मैंने इसको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल है 2008 का मॉडल है और अभी तक शायद उसका चेंज नहीं कभी हुआ होगा कंडेंसर। शायद कभी हुआ भी हो, लेकिन जब से मैंने ली है 3-4 साल हो गए, तो उस टाइम से तो नहीं हुआ। अभी यह है कि गाड़ी को मैंने थोड़ी देर और ड्राइव किया है, लेकिन इसके अंदर अभी जो इनिशियल जब पिकअप कर रहे होते हैं गाड़ी को, रेस दे रहे होते हैं, एक्सीलरेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इसमें जर्क्स मौजूद हैं, जो कि शुरू में थोड़े स्लाइटली थे, लेकिन अभी थोड़े से ज़्यादा मुझे महसूस हो रहे हैं। तो अभी यह है कि अब सेकंड पोजीशन पे इसको जो हमारा कंडेंसर है, इसको तो वैसे उस टाइम पे भी चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन ये क्योंकि इंतहाई नामाकूल जगह पे इसका पेच लगा हुआ है, वो डायरेक्टली इसको एकदम खुल नहीं पाएगा इस जगह पे। तो अभी हम इसको करेंगे कि इसको मैं इंस्टॉल तो कर दूंगा साथ में, लेकिन इसका ग्राउंड खुद से दे देंगे एक जगह पे। मकसद है कि ग्राउंड ही देना मकसद होता है इस पेच को लगाने का। तो इसको बाद में जाके हम अपनी प्रॉपर पोजीशन पे लगा देंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको हम कनेक्शन लगा देते हैं, और जो दूसरा कंडेंसर लगा हुआ है उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ताकि वो इंटरफेरेंस मज़ीद मत करे स्पार्क फॉर्मेशन में। ये कंडेंसर लग गया है। अब यहाँ से हम इसको वायर लगा के तो बैटरी नेगेटिव के साथ नेगेटिव दे देते हैं डायरेक्ट, कि तेज़ तरीन इससे अच्छा डायरेक्ट और कोई भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट ग्राउंड करीब तरीन और बेहतरीन ग्राउंड यही है। बॉडी से लगाते हैं तो तब भी एक जो है ना उसके अंदर एक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाती है, तो इस तरह लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस डिलीवर होगी यहाँ पे मिलेगी इसको। तो अभी हमने कंडेंसर को लगा दिया है, डायरेक्ट उसके साथ कनेक्शन दे दिया है। इसको मैं दिखा भी देता हूँ। ये अभी हमने टेम्परेरी इसको बिल्कुल लगा दिया है कंडेंसर को, और मोस्ट प्रोबेबली इसका कंडेंसर रिप्लेस करने के लिए हमें इसके डिस्ट्रीब्यूटर को खोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ख़तरा ये होता है कि इसकी टाइमिंग को दोबारा पे सेट करना पड़ता है, और वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस टाइम रोड के ऊपर ऐसा काम नहीं किया जा सकता। जब आपके पास लिमिटेड टूल्स हो और टाइम की किल्लत हो, तो यही तरीका हम यूज़ करेंगे अभी। ठीक है, तो मकसद इसको था इसका सर्किट पूरा करना। सर्किट हमने पूरा कर दिया। एक तरफ से ग्राउंड देना था और दूसरी तरफ से इसको हमने पॉजिटिव देना था। सॉरी, और ये इसको हम लगाना भूल गए, तो ये लगा फिर ओके हो गया। अभी इसको स्टार्ट करके देखते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं कि अगर तो सबसे पहला जो मेन रूट कॉज थी वो तो सीबी पॉइंट था, वो हमने रिप्लेस कर दिया है। उसका गैप ठीक है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट चीज़ थी वो इसका कंडेंसर था। इस कंडेंसर के बाद जो 1 बाय 1 हम इसके जो है ना इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बाकी कंपोनेंट्स की तरफ जाएंगे, लेकिन 1 बाय 1, ताकि हमें रूट कॉज पता चले कि कौन सी चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ रूट कॉज नहीं होती है,
ओवरऑल पूरा सिस्टम वीक हो जाता है। उसके अंदर इसकी हाई टेंशन लीड्स भी शामिल होती हैं, इसका कंडेंसर भी है, सीबी पॉइंट भी है, इवन इग्निशन कॉइल भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर फिर जो है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूटर कैप बहुत बड़ी चीज़ है, और स्पार्क प्लग्स, ये सारी चीज़ें मिलकर। स्पार्क प्लग्स तो अभी नए हैं क्योंकि इंजन अभी ओवरऑल करवाया है, और उसमें नए डलवाए थे स्पार्क प्लग्स। तो बाकी चीज़ें मेरा ख्याल है कि रिप्लेस नहीं की गई थी। जिस भी शख्स ने इसको किया है, मैकेनिक ने, तो उसने इसका सीबी पॉइंट वगैरह रिप्लेस नहीं किया। तो ये है कि वो भी हमने रिप्लेस कर दिया। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे। जब ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का मुकम्मल हो जाएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो देन वो हम फिर फ्यूल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक शायद हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। नहीं, अभी भी प्रॉब्लम मौजूद है इसमें, इनकी ये वाइब्रेशन अभी भी मौजूद है। अब हम ड्राइव करके इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर क्योंकि जर्क्स वगैरह लेस फ्रिक्वेंट हो गए थे, लेकिन अभी भी इसके अंदर स्टिल जर्क्स मौजूद हैं। तो अभी फिर मैंने ये प्लान किया था कि इसके हम डिस्ट्रीब्यूटर कैप को रिप्लेस करेंगे एट फर्स्ट प्लेस, और उसके साथ ही साथ इसकी हम हाई टेंशन लीड्स को चेंज करेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर कैप। क्योंकि इसके अंदर भी एक दो हमने पहले देखा था, एक दूसरी वीडियो में मैंने दिखाया है कि रस्टिंग हुई थी इस टर्मिनल में, और सीवियरली एट द सेम टाइम जो इसको रिप्लेस करने की रीज़न क्या है। एक तो ये रीज़न थी कि इसकी टावर के अंदर ख़राबी थी, और दूसरा ये है कि ये जब इनके ऊपर आर्किंग होती है, जो एलुमिनियम की जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने टावर्स अंदर बनाए हुए हैं, पोस्ट बनाई हुई हैं, टर्मिनल्स बनाए हुए हैं, सॉरी। तो इनके ऊपर जब मुसलसल आर्किंग होती है, जंप करके यहाँ से जो है ना स्पार्क इधर तक जाता है, तो उस जंप की वजह से क्या होता है कि इधर वाइट कलर का एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर जाता है, बन जाता है। उस एल्युमिनियम ऑक्साइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती फिर, ठीक है, वो रेजिस्टेंस उसकी बड़ी हाई हो जाती है। तो नॉर्मली हम ये करते हैं कि इसको हल्का सा यहाँ से ना रगड़ देते हैं शुरू से, लेकिन उसके रगड़ने से होता क्या है कि इसका जो सेंटर में रूटर लगा हुआ है, उस रूटर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है मुख्तलिफ सिलेंडर्स को, स्पार्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो गैप ज़्यादा होने की वजह से उसकी इंटेंसिटी, जो शिद्दत है स्पार्क की, वो कम हो जाती है, और स्पार्क प्लग को कम पावर का स्पार्क मिलता है। तो उसकी वजह से भी जो है ना इसकी परफॉर्मेंस में इशू आता है, और फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। ज़ाहिर बात है कि थिक स्पार्क होगा तो कम से कम फ्यूल के अंदर बेहतर हमें जो है ना पावर मिल जाएगी। तो ये दो रीज़न्स हैं। तीसरी ये है कि ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये भी इसका सेंटर में जो बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है उस रूटर के ऊपर। तो ये भी वियर हो चुका हुआ है, वॉर्न है, घिसा हुआ है उसका। अभी मैं उसकी भी शक्ल दिखाता हूँ कि वो कैसा है, जो अभी लगा हुआ है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। तो ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अंदर दो चार चीज़ें देखें। एक तो ये जो स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं, ये भी इसके अंदर सही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन है, जो कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड की जो कार्बन है, ये ग्रेफाइट का होता है। जैसे जैसे घिसता जाता है तो ये साइड के ऊपर पूरा स्प्रेड होता है। स्प्रेड होने से एक लेयर इसके ऊपर बन जाती है, ग्रेफाइट की लेयर बन जाती है। तो स्पार्क बजाय इसके कि इस टर्मिनल के सामने आगे स्पार्क इसको डिलीवर हो, तो स्पार्क थोड़ा सा फासले से ही डिलीवर होना शुरू हो जाता है, यहाँ से जंप करके डिलीवर होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये, और जो इस तरह के जो स्क्रैचेस वगैरह अंदर होते हैं, उन स्क्रैचेस के अंदर ये ग्रेफाइट जब भर जाता है तो वो पूरी वायर के तौर पे काम करता है। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइमली स्पार्क डिलीवर नहीं करता स्पार्क प्लग को, तो उसकी वजह से गाड़ी के अंदर हेजिटेशन होती है, झटके होते हैं। तो ये एक बड़ी ऐसी रीज़न है जो आमतौर पे नज़र ही नहीं आती गाड़ी के अंदर, मैकेनिक्स वगैरह को नहीं पता चलता है। तो इसके अंदर भी देखें, ये देखें कि यहाँ पे कितना ज़्यादा डिपोजिशन हुई हुई है ग्रेफाइट की।
तो नॉर्मली अगर इसको वॉश करके अच्छे तरीके से सोप से ब्रश से वॉश करके लगाएं तब भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन ये है कि इसके अंदर अब ये यहाँ पे इसको स्क्रैच करके मैंने क्लीन किया था, लेकिन इसकी हालत इतनी पुअर हो चुकी है और ये सस्ता सा है, 400 रुपीज़ का कवर है, तो इट्स बेटर कि इसको हम रिप्लेस कर दें बजाय इसी को चलाने के। ऐसी चीज़ें रिप्लेस कर देनी चाहिए, इस पे पैसा बचाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप फ्यूल के अंदर पैसा गारत करेंगे। और ये जो अभी इलेक्ट्रोड है सेंटर वाला, ये भी देखें कि काफ़ी घिस चुका है, वेयर आउट हो चुका है बनस्बत इसके नए वाले के। नए की हाइट चेक करें, नए की हाइट इस इलेक्ट्रोड की और ये जो पुराना है इसकी चेक करें, ठीक है, ये इसमें फ़र्क पड़ चुका है। तो इस वजह से अब हम इसको रिप्लेस करेंगे। उतारने से पहले जो है, वायर्स उतारने से पहले हमेशा इसकी पोजीशन और वायर्स के ऊपर बेशक टैग कर लें, टेप लगा के, तो उसके ऊपर नंबर पेट्रोल मार्कर से वो लिख लें, ताकि पता चल जाए कि कौन सी वायर किस पोजीशन पे लगनी है। और यहाँ पे पोजीशन इसके ऊपर भी जैसे मैंने मार्क की हुई है, ये पोजीशन पहले मार्क कर लें कि यहाँ पे नंबर 1 सिलेंडर की कॉयल है, यहाँ पे नंबर 2 है, क्योंकि इन जो आफ्टर मार्केट ही आती हैं कैप्स आती हैं, इनके ऊपर कहीं पे भी नहीं लिखा होता कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन कौन सा है। ठीक है, इस पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसको लाजमी तौर पे इंश्योर करें और देन फिर इसको रिमूव करें गाड़ी का। अगर अदरवाइज़ वैसे करेंगे तो फिर टाइमिंग का इशू हो जाता है, फिर पहला दूसरा तीसरा सिलेंडर ही ढूंढता रहता है बंदा। एट फर्स्ट प्लेस हम इसको रिप्लेस करेंगे, कैप को सिर्फ, और इसकी जो इग्निशन की हाई टेंशन लीड्स हैं उनको मैं नहीं करूँगा अभी, हालांकि वो मैंने परचेज़ कर ली हैं। ये जो है ना कोई 750 की मुझे मिल गई हैं लीड्स, तो अच्छी हैं, इनको यूज़ किया जा सकता है। तो 750 रुपीज़ की लीड्स बजाय इसके कि मैं जनाब पुरानी को यूज़ करूं, तो मैं इनको यूज़ करूंगा। लेकिन यह कि अभी यूज़ नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं जो ऑलरेडी सिर्फ कैप को चेंज करेंगे, 1 बाय 1 हम जो है ना कंपोनेंट को रिप्लेस करते जाएंगे और देखते जाएंगे रूट कॉज प्रॉब्लम की कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। तो अभी ये रूटर है, इसको रूटर कहते हैं। इसको क्लीन करके देन हम इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूटर कैप फिट कर देंगे। आजकल तो कैमरे वगैरह आ गए हैं, तो उसके पहले ही बेहतर होता है कि उसकी आप वीडियो बना लें किसी भी कंपोनेंट को खोलने से पहले, या उसकी तस्वीरें 2-3 एंगल से ले लें, ताकि जो है उसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे उसकी ओरिएंटेशन सही हो सके। ये देखें, इस पर मैंने सिलिकॉन ग्रीस लगाई हुई है। ये हाई टेम्परेचर होती है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक बियर करती है टेम्परेचर को, तो ये एक बैरियर क्रिएट कर देगी इस टावर और इसके दरमियान में। इवन इसके अंदर भी मैंने इसको ग्रीस को भर दिया हुआ है, यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो ये भी इंस्टॉल मैंने कर दिया इसको सिस्टम को, और अभी मेरा कंडेंसर रिप्लेस हो गया है, सीबी पॉइंट रिप्लेस हो गया है, और इसकी कैप रिप्लेस हो गई है। वायर्स रहती हैं और कोयल रहती है। सो लेट्स स्टार्ट द इंजन। किसी हद तक मज़ीद स्टेबल हुई है गाड़ी, लेकिन अभी ड्राइव के दौरान पता चलेगा। ये इस टाइम पे देखें कॉयल के अंदर जो है लीकेज हो रही है। ये देखें अभी इस टाइम पे इसके अंदर किसी भी किस्म की
गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन मौजूद नहीं है। और ये मैंने हाई टेंशन लीड्स सारी तीनों चेंज कर दी थी। और ये वाली यहाँ पे आर्किंग भी नहीं हो रही है। अब जो ये कैपेसिटर है इसको इंशाल्लाह कल हम जो है ना इसको इंस्टॉल करेंगे इसकी प्रॉपर जगह पे। उसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। उसको रिमूव करने का क्या तरीका है वो इंशाल्लाह उसको भी हम उसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे कि इसको किस तरीके से निकाल के दोबारा इंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि इसके आगे हेलिकल गियर्स होते हैं। अगर एक दफ़ा इसको निकाल दिया हमने, रिमूव कर दिया, तो देन इसकी टाइमिंग सेट करना एक प्रॉब्लम बन जाता है। तो उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम किस तरीके से हमने इस इशू को रिजॉल्व करना है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अभी इस वक्त गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का भी कोई जर्क मौजूद नहीं है और दिस मीन्स के 100% हमारा जो इलेक्ट्रिकल साइड से जो प्रॉब्लम था वो रेक्टिफाई हो चुका है। और तो मेन कल्प्रेट जो इसका निकला है वो इसकी हाई टेंशन लीड्स थी। तो हाई टेंशन लीड्स को मैंने रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि इवन जो डिस्ट्रीब्यूटर कैप है उसको रिप्लेस करने के बाद काफ़ी बेहतर हो गई थी गाड़ी, लेकिन इवन देन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मौजूद थी। तो उस हेजिटेशन को फाइनली जो है इसने जो हाई टेंशन लीड्स है उनकी रिप्लेसमेंट की वजह से वो ठीक हुई। तो अभी यह है कि वहाँ तक बात नहीं पहुँची, इग्निशन कॉइल तक बात नहीं पहुँची। और उसकी एक रीज़न है कि उसके साइड पे जो आर्किंग हो रही थी उसकी भी रीज़न समझ में आ गई है जब हाई टेंशन लीड्स का मसला बना, क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। अंदर इसके अंदर इंटरनल क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं हाई टेंशन लीड्स में। तो क्योंकि ग्रेफाइट इम्प्रेगनेटेड जो है क्लॉथ होता है जो कि इसके अंदर लगा होता है, तो उसके अंदर जब क्रैक्स वगैरह बन जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाइब्रेशन और हीट स्ट्रेस वगैरह की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी को कहीं से गुजरने का जगह नहीं मिलती। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है तो वो अपने लिए लीस्ट रेजिस्टेंस वाला जो एरिया है जो सर्किट है उस तरफ को जंप करती है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से साइड जो टर्मिनल्स थे उनके ऊपर से स्पार्क जंप हो रहा था हाई टेंशन इलेक्ट्रोड की तरफ इग्निशन कॉइल पे। तो इग्निशन कॉइल पे जो आर्किंग की नॉइस आ रही थी, एक हमें ये भी बात पता चल गई कि वो हमारे जो हाई टेंशन लीड्स हैं उनके वो अगर ख़राब हों और करंट को पास ना होने दे रही हों तो तब यहाँ पे आर्किंग हमें मिलती है। तो ये सिर्फ इग्निशन कॉइल के ख़राब होने की निशानी नहीं होती है। तो बहरहाल ये केस रिजॉल्व हो गया है। तो अभी फ्यूल एवरेज माशाल्लाह बेहतरीन हो गई है गाड़ी की। अब हम इसके इंशाल्लाह कार्बोरेटर की तरफ जाएंगे थोड़े अरसे तक, और क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसकी भी क्लीनिंग ड्यू है, एक अरसा हो गया उसको भी सफाई नहीं हुई उसकी। तो उसको भी इंशाल्लाह मैं भी लॉग करूँगा कि उसको हमने किस तरीके से क्लीन करना है।